हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में जहां पर हम लोगों ने वीडियो को छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो बात की थी उसमें ये था कि आपकी जो ट्रांजैक्शन के लिए, लेन देन के लिए मनी डिमांड है, उसमें जो आप 1/k से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपके ट्रांजैक्शंस के बराबर हो जाती है, जो प्रोपोर्शनल होता है आपकी मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद यानी कि नॉमिनल जीडीपी के। लेकिन प्रोपोर्शनल की जगह हम लोगों ने यहाँ पर बराबर मान करके चल रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, अच्छा आगे समझिए क्या होता है। यही जो आपका 1/k था, उस k को जब इधर ले जाओगे तो mdt क्या हो जाएगा, k टाइम्स p टाइम्स y। k क्या है? k वो अनुपात है जो आपके पास औसत मुद्रा रखने की आवश्यकता होती है। आपकी औसत मुद्रा की जो धारिता होती है वो औसत नगद धारिता भी उसको बोलते हैं, डिवाइडेड बाई क्या होता है, औसत नकद धारिता। याद करिए पिछले से पिछले वीडियो से, बटे जो टोटल ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है, कुल लेन देन, यही तो था। P क्या है आपका, जीडीपी अवस्थितिक या जीडीपी डेफलेटर बोल देते हैं इसको, क्या बोलते हैं, जीडीपी डेफलेटर। और Y क्या है, Y है आपकी रियल जीडीपी, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद, यही है। ठीक हो गया। अच्छा क्या है, मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि से समव्यवहार के कुल मूल्य में वृद्धि होती है और इस प्रकार समव्यवहार के लिए मुद्रा की मांग भी अपेक्षाकृत अधिक हो जाती है। ये बात तो बिल्कुल ही आसान है। क्या लिखा हुआ है कि जैसे जैसे आपके जीडीपी बढ़ेगी तो जीडीपी बढ़ेगी तो वाई भी बढ़ेगा, रियल जीडीपी बढ़ेगी। अगर रियल जीडीपी नहीं भी बढ़ रही है और सिर्फ प्राइस लेवल बढ़ रहा है तो पी क्या है, प्राइस लेवल। आप समझ सकते हो पी जो है डेफलेटर एक्चुअली प्राइस लेवल ही तो बताता है, कीमत स्तर कोई तो हम लोग डेफलेटर से बढ़ा करते थे, तो प्राइस लेवल की वजह से हम लोग यहाँ पर पी मान करके चले हैं। ठीक, तो पी बढ़ेगा तब भी आपका जिस मुद्रा के मांग है वो बढ़ जाएगी, और अगर आपका के जितना ज्यादा है उतनी ही ज्यादा आपको इसकी भी मांग हो जाएगी, जितना ज्यादा आपको औसत नगद रखना पड़ता है। तो ये आपको कुल मिलाकर के क्या इक्वेशन दे रही है, ये जो इक्वेशन है वो आपको बता दे रही है कि कितनी आपकी मुद्रा की मांग होगी किसी अर्थव्यवस्था में जीडीपी को देखते हुए। ठीक है, अच्छा अब समझिए, किसी अर्थव्यवस्था में समव्यवहार के लिए मुद्रा की मांग का अर्थव्यवस्था की वास्तविक आय और उसके औसत कीमत स्तर, औसत कम कीमत स्तर को ही हम लोगों ने पी से दिखाया था यहाँ पर, के बीच धनात्मक संबंध होता है। ठीक, वो इक्वेशन से समझ में आ गया। और समझिए, मुद्रा की मांग और आपूर्ति एक विस्तृत चर्चा हम लोग ये पढ़ रहे थे, सट्टा उद्देश्य प्रयोजन। इसका मतलब क्या हुआ, लास्ट में जो हम लोगों ने मेन चीज कंक्लूड करके समझी वो ये समझ ली कि आपको किसी अर्थव्यवस्था में ट्रांजेक्शन यानी कि लेन देन करने के लिए कितने जीडीपी, कितने मुद्रा की आवश्यकता है, तो वो आ जाता है स्मॉल के। स्मॉल के क्या है, 0 से लेकर के 1 के बीच तक हो सकता है। पी क्या है, प्राइस लेवल है, कीमत स्तर है किसी भी अर्थव्यवस्था में, और वाई क्या है, रियल जीडीपी। तो जीडीपी बढ़ेगी तो आपकी मनी डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, के अगर आपका बढ़ेगा तो आपकी मनी डिमांड बढ़ेगी, और पी अगर बढ़ेगा तो भी आपकी मनी डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक, ये सीधा सीधा ऐसा इक्वेशन निकल करके आ गई। अब जो दूसरा मतलब हुआ करता था किसके लिए, कि आपको मुद्रा की आवश्यकता क्यों है, वो हो जाता था हमारा स्पेकुलेटिव मोटिव। क्या होता था, स्पेकुलेटिव मोटिव, उसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं सट्टा उद्देश्य प्रयोजन, और इसी को कभी कभी हम लोग प्रत्याशित, ठीक है, क्या लिखते हैं, प्रत्याशित। प्रत्याशित समझ रहे हैं, जो आप सोच रहे हो, आपको एक्सपेक्टेशन है, तो एक तरह से प्रत्याशित चीज क्या है, प्रत्याशित किस चीज में, कि इंटरेस्ट रेट कम होगी या ज्यादा होंगी, उसको लेकर के भी एक मनी की डिमांड बन जाती है। लेन देन के लिए बनती है, एकदम समझ में आता है कि यार लेन देन लोग करेंगे तो यार पैसे की आवश्यकता तो होगी। अब स्पेकुलेटिव मोटिव क्या होता है, थोड़ा सा इनडायरेक्टिव हो। अच्छा, उसको देखते हैं। बाकी मुख्य जो होता है वो ट्रांजैक्शन मोटिव ही होता है, जो लेन देन के लिए लोगों को पैसे की आवश्यकता होती है अपने पास रखने की, वो मुख्य रूप से ट्रांजैक्शन की वजह से ही होती है। इसमें क्या है, कोई व्यक्ति भू संपत्ति, आपके पास जमीन है, बहुमूल्य धातु है, हीरे जवाहरात हैं, बंद पत्र यानी कि बॉन्ड्स हैं, बॉन्ड्स पे हम लोग हिंदी में बोलते हैं बंद पत्र, क्या होता है, बॉन्ड्स। ठीक, मुद्रा यानी कि मनी इत्यादि के रूप में अपने पास धन संचित कर सकता है। कोई भी इंसान इन सारी चीजों में रख सकता है, बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, सरलता की दृष्टि से हम मुद्रा के अलावा, एक तो मुद्रा में आप रख सकते हो, आपने अपने पास कुछ करप्ट ऑफिसर्स होते हैं ना, कुछ करप्ट नेता भी होते हैं, उनके यहाँ पता चलता है कि उनके बेड में बहुत सारे गड्डी पाई गई नोट्स की, तो उन्होंने मुद्रा के रूप में ही अपनी संपत्ति को रख लिया। ठीक, अलावा बाकी जो परिसंपत्तियों हैं उनके अन्य सभी रूपों को बंद पत्र। हम लोग ये मान लेते हैं कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है सिंप्लिसिटी के लिए, एक तो ऑप्शन आपके पास है बॉन्ड्स रखने का, संपत्ति को रखने के तरीका, एक बॉन्ड्स है, एक है आपके पास मनी। तो या तो आपने मुद्रा के रूप में रखा हुआ या फिर बॉन्ड्स यानी कि बंद पत्रों के रूप में रखा हुआ, ये हम लोगों ने मान लिया सिंप्लिसिटी के लिए। अच्छा, ठीक, अच्छा
और क्या है, प्रतीकात्मक रूप में बंध पत्र ऐसे कागज हैं जो एक समयावधि के उपरांत भविष्य में मौद्रिक प्रतिफल की धारा का वादा करते हैं। ये जो लैंग्वेज लिखी हुई है ये लोगों को समझ में नहीं आई। जो नोट होता है ना, कौन सा नोट देखा है? कोई नोट देखा है आपने 50 रुपए का, 100 रुपए का? उस पर लिखा रहता है मैं धारक को 50 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, और आरबीआई के गवर्नर साहब के सिग्नेचर होते हैं। ठीक। बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड किसी कंपनी ने जारी किया। किसने? किसी फर्म ने जारी किया, किसी सरकार ने जारी किया, गवर्नमेंट ने। अब इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि हमने आपसे बॉन्ड लिया, आपने मुझे पैसे दिए, मैंने आपको बॉन्ड दिया। क्या दिया? आपको बॉन्ड। अच्छा, आपने इनको 100 रुपए दिए। अब बॉन्ड में ये लिखा होता है कि हम आपको हर साल के अंत में 5% का कूपन देते रहेंगे। कूपन मतलब 5% का इंटरेस्ट। तो अगर 100 रुपए का फेस वैल्यू है किसी बॉन्ड की और 5% का आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आपको हर साल के अंत में 5 रुपए मिलते रहेंगे। और मान लीजिए 3 साल की मैच्योरिटी का है, तो पहले साल के अंत में आपको 5 रुपए मिले, दूसरे साल के अंत में 5 रुपए मिले, और तीसरे साल के अंत में 5 रुपए तो आपको मिले ब्याज के रूप में, और 100 रुपए जो वापस प्रिंसिपल अमाउंट था, फेस वैल्यू थी, वो भी आपको मिल गई। तो कुल मिलाकर के आपको 5 रुपए पहले वर्ष के अंत में, दूसरे वर्ष के अंत में 5 रुपए, तीसरे वर्ष के अंत में 105 रुपए ये मिल जाएगा। तो ये कैसे मिलेगा? ये आपके बॉन्ड में लिखा होगा। क्या होगा? बॉन्ड में लिखा होगा। तो क्या लिखा हुआ है वही समझिए। प्रतीकात्मक रूप में बंध पत्र ऐसे कागज है, कागज आपको मिल गया है, उसमें लिखा हुआ है कि एक समयावधि के उपरांत भविष्य में कि इतने टाइम के बाद, पहले साल के बाद 5%, दूसरे साल के बाद 5%, तीसरे साल के बाद 5% इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, ऐसा हो सकता है जो हम लोग उदाहरण मान लिया अभी हाइपोथेटिकली, में मौद्रिक प्रतिफल की धारा का वादा करते हैं। मौद्रिक प्रतिफल की धारा, धारा मतलब क्या होता है? नदी। नदी मतलब क्या होता है? एक बूंद होती है नदी में, बहुत सारी बूंदें होती हैं। तो यहाँ पर प्रतिफल में, धारा में क्या हो रहा है? पहली बूंद में 5 रुपए, दूसरी बूंद है 5 रुपए, तीसरा बूंदा है क्योंकि इसमें 105 रुपए आ गए। तो वो क्या रहा है कि ये किस हिसाब से आपको कैश फ्लो मिलेगा, ऐसा लिखा होता है। एक्सक्यूज मी। तो इस तरह की एक चीज होती है बॉन्ड। तो हम लोग कर क्या रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में 2 ही तरीके हैं संपत्ति रखने के, या तो बॉन्ड है या मनी है। इसको लेकर के चल रहे हैं। बॉन्ड का मीनिंग अर्थ क्या होता है उसको हम लोगों ने समझ लिया। अब समझिए, सरकार अथवा फर्म जनता से लिए गए उधार के लिए जब उधार लेते हैं तो बॉन्ड्स इशू करते हैं। इन्होंने मुझे पैसा चाहिए, मैं एक फर्म चला रहा हूं, तो मैंने बोला मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, और जो मेरा बॉन्ड खरीदेगा उसको मैं 1 साल के बाद या 2 साल के बाद या 3 साल के बाद कितना कितना पैसा दूंगा, ये मैं उसमें लिख करके दे देता हूं। लोग सोचते हैं कि हाँ यार इनसे बॉन्ड खरीद लेना चाहिए क्योंकि इसमें ज्यादा फायदा होगा, ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, तो लोग मेरा बॉन्ड खरीद लेंगे और मुझे पैसे मिल जाएंगे। तो मैंने उधार लिया, तो उधार लिए गए, ठीक है, जो भी पैसे होते हैं इन कागजों को जारी करते हैं और बाजार में इन्हें खरीदा बेचा जा सकता है। ठीक, जिसने खरीद लिया पहली बार वो भी किसी और को बेच सकता है कि देखो मेरे पास बॉन्ड रखा हुआ, आपको कंपनी से पैसे मिल जाएंगे, मुझे अभी पैसे की जरूरत है, तो आप मेरा बॉन्ड लेकर के मुझे अपने पैसे दे दो। तो बॉन्ड्स को भी जैसे शेयर्स को शेयर मार्केट में खरीदते बेचते हैं, वैसे बॉन्ड्स को भी खरीदा और बेचा जा सकता है। ठीक, अच्छा क्या हुआ? निम्नलिखित द्विआवधिक बंध पत्र, ठीक है, थोड़ी डिफिकल्ट हिंदी जाती है। एक ऐसे बॉन्ड को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, एक एग्जांपल है, उदाहरण है समझने के लिए, जो द्विआवधिक है, मतलब इसमें 2 टाइम पीरियड्स की बात होगी। क्या है? देखो, कोई फर्म जनता से 100 रुपए का कर्ज लेना चाहती है, 100 रुपए चाहिए उसको। वह एक बंध पत्र जारी करती है जो प्रथम वर्ष के अंत में 10 रुपए और दूसरे वर्ष के अंत में मूलधन 100 रुपए के साथ 10 रुपए के योगफल को देने का भरोसा दिलाता है। तो एक बॉन्ड है, वो ये बोलता है कि आप मुझे 100 रुपए दो आज, जब आप मुझे 100 रुपए दोगे तो मैं आपको एक बॉन्ड दूंगा। एक फर्म है वो कह रही है। अच्छा, उस बॉन्ड में क्या हो जाएगा? वो बॉन्ड ये वादा करता है कि आपको पहले साल के अंत में 10 रुपए देंगे और दूसरे साल के अंत में भी 10 रुपए देंगे ब्याज, लेकिन मूलधन भी आपका लौटा देंगे। तो दूसरे साल के अंत में कितना रुपए मिल जाएगा? 110 रुपए, और ये आपका 10 रुपए हो गया। ये इस बॉन्ड की बात की गई। अच्छा, अब क्या हुआ? बंध पत्र का अंकित मूल्य कितना है? 100 रुपए, ठीक है, जो फेस वैल्यू है। ओके, परिपक्वता अवधि कितनी है? 2 साल। क्यों? क्योंकि आप अगर मुझे 100 रुपए दे रहे हो तो मैं आपको आज पैसे नहीं दे रहा हूं, मैं आप बॉन्ड आज खत्म नहीं हो रहा, उस बॉन्ड के बदले में आपको एक तो 1 साल बाद 10 रुपए दूंगा और 2 साल के बाद 10 रुपए भी दूंगा और मूलधन भी वापस कर दूंगा। वहां पर मैच्योर हो जाएगा आपका बॉन्ड, कंप्लीट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अच्छा, और कूपन दर 10% है, इसी को कूपन रेट बोलते हैं, जिस रेट पर हम लोग फेस वैल्यू के कंपैरिजन में, यहां पर अंकित मूल्य कितना है? 100, तो हम लोग पहले साल में कितना दे रहे हैं? 10, तो 10 100 का कितने प्रतिशत है? 100 क्यों? क्योंकि 100 फेस वैल्यू अंकित मूल्य है। तो फेस वैल्यू के तुलना में जो आपको ब्याज मिल रहा होता है, जब उससे भाग दे देते हैं, ये जो भी रेट निकल करके आता है, इसको हम लोग बोल देते हैं क्या? कूपन रेट। कूपन पहले ऐसे फाड़ करके दिया था, जब बॉन्ड्स का आपको इतिहास पढ़ाऊंगा कभी तो आपको बताऊंगा, जैसे टिकट्स होती है ना कुछ वैसे मिला करता था, तो इस तरह से उसको कूपन बोला करते थे। आपको कूपन एक मिल गया, तो अभी बात क्या है कि कूपन रेट आपने निकाल लिया, तो कूपन दर कितना है? 10% ही इस वाले केस में। कल्पना कीजिए कि आपके बचत बैंक खाते पर प्रतिशत ब्याज की दर 5% के बराबर है। हमने क्या माना
कि जो बॉन्ड इशू करने वाली फर्म है उसने तो हमें बता रखा है कि भैया हम आपको पहले साल के अंत में 10 देंगे, दूसरे साल के अंत में 110 दे देंगे, कहानी खत्म। लेकिन हमें ये पता है कि अगर यही पैसा मैं बैंक में जमा करूं तो बैंक मुझे कितना इंटरेस्ट दे रही है, बैंक इंटरेस्ट दे रही है 5% के बराबर। तो मेरे पास क्या क्या जानकारी है कि यार अगर मैंने 100 रुपए इस कंपनी को दिया तो मुझे 1 साल के बाद मिलेगा 10 रुपए और 2 साल के बाद मिलेगा 110 रुपए। लेकिन अगर मैंने बैंक में पैसे जमा किए तो बैंक तो मुझे 5% के हिसाब से ब्याज दे रही है। ठीक, ये मुझे समझ में आ गया और बैंक इकोनॉमी में एग्जिस्ट करती है। अब समझिए, स्वाभाविक है कि आप बेहतर निवेश विकल्प जानने के लिए कि मैं फर्म की चीज खरीदूं या फिर बैंक की खरीदूं, मैं क्या करने की कोशिश करता हूं, बंद पत्र से अर्जित आय की तुलना अपने बचत बैंक खाते के ब्याज से करेंगे। तो बचत बैंक खाते का जो ब्याज है वो 5% का है। अच्छा, और जो हमारा ये बॉन्ड दे रहा है वो 10% का तो कूपन रेट दे रहा है। तो ऐसा देख करके समझ में आ रहा है कि कूपन रेट जो है वो ज्यादा है, तो मुझे बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। मुझे क्या करना चाहिए, मुझे बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन आती है। अगर मैं ये सोचूं कि मुझे 10 रुपए 1 साल बाद मिले और 110 रुपए मिले 2 साल बाद, तो मुझे बैंक में कितना पैसा जमा करना चाहिए? आ रही बात समझ में? ध्यान से समझना। अगर बैंक पे इंटरेस्ट कितना है 5% का, बहुत तो गलत करते हैं, बिल्कुल आसान है, लेकिन ध्यान से समझना तो सबको समझ में आ जाएगा। 5% का इंटरेस्ट है। मैं ये बोलूं कि अगर मैं 100 रुपए जमा करता हूं तो मुझे 1 साल के बाद बैंक से कितना रुपए मिल जाएगा? 105। अच्छा, उल्टा बोल दूं कि अगर मुझे 1 साल बाद 105 रुपए चाहिए हो तो आज मैं कितना जमा करूं? आज को क्या बोलेंगे? प्रेजेंट। प्रेजेंट मतलब आज। तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी हो कि मुझे 1 साल बाद 105 रुपए मिले? तो हम क्या करेंगे, 105 जो भी आया है ना उसमें क्या करेंगे, 105 इसमें हम लोगों ने 1 प्लस आर, आर कितना है 5%, 1 प्लस आर इससे डिवाइड किया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 105 बटे 1.05, क्योंकि 5% को हम लोग लिख देते हैं 0.05। 5% का मतलब क्या हुआ 5 बटे 100। 5% का मतलब क्या हुआ 5 बटे 100, एक ही चीज है, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो। और ये क्या हो जाता है 0.05, रेट कितना है 0.05, तो 1.05 से जो आप 105 भाग दोगे तो आपको मिल जाएगा 100। और ये चीज आपको एकदम से दिखाई भी पड़ रही है कि भाई अगर आपको 1 साल के बाद 105 रुपए चाहिए है तो बैंक में आज 100 रुपए जाके जमा कर दो, आपको 1 साल बाद 105 रुपए मिल जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट 5% है। अच्छा, तो अगर मैं बोलूं कि अगर मुझे 10 रुपए चाहिए 1 साल के बाद तो मैं आज कितना जमा करूं, तो आप बोलोगे कोई बात नहीं 10 बटे 1.05। अच्छा, मैं बोलूं कि मुझे 2 साल के बाद 110 चाहिए तो कितना करूं, तो आप सोचोगे यार 2 साल के बाद अगर आपको एनुअली मिल रहा है इंटरेस्ट और चक्रवृद्धि ब्याज आपने पढ़ा हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा हुआ है, तो आप सोचोगे कि अगर मैंने 100 रुपए ही जमा किया होता तो 1 साल के बाद तो 105 मिलता। लेकिन दूसरी साल कितना हो जाता है 105 पर हमें 1.05 से गुणा करना पड़ता। ठीक है, तो ये कुछ अमाउंट निकल करके आता जो 5 रुपए की तुलना में ज्यादा होता है, ये शायद 110.25 आ जाएगा। ठीक है, जब आप गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर समझ में आ रहा है कि यार यहाँ पर ये अगली बार, पहली बार तो 5 रुपए इंटरेस्ट मिला, दूसरी बार 5 रुपए 25 पैसे मिल गया। वो 25 पैसे क्यों मिल गया, क्योंकि जो आपको पहली बार ब्याज मिला था उस ब्याज पर भी ब्याज मिला, क्योंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो रही है। इसीलिए अगर आपको 2 साल के बाद 110 चाहिए, क्यों चाहिए 110, क्योंकि हम लोग बॉन्ड से तुलना कर रहे हैं, बंद पत्र से तुलना कर रहे हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है, अगर 2 साल के बाद आपको 110 चाहिए तो आज कितना जमा करना पड़ेगा, तो 110 बटे 1.05 का स्क्वायर। अच्छा, तो अगर आप ये सोचो कि अगर आपने बॉन्ड खरीदा, सॉरी कोई बात नहीं, जो हुआ कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको वैसे बता देता हूं। आपको 10 रुपए और 110 रुपए मिल रहा है 1 साल के बाद 2 साल के बाद। यहां पे आपको कितने पैसे जमा करने पड़ रहे हैं 10/1.05। यहां पे कितना करना पड़ रहा है 110 बटे 1.05 का स्क्वायर की घात 2। ये जो अमाउंट निकल के रखे आ जा रहा है, ये आ जा रहा है 109.257 ऐसा कुछ आ रहा है। अभी जो भी आ रहा है वो देख लेंगे। ठीक है, कुछ कैलकुलेशन की, लेकिन हाँ 109 रुपए से ऊपर आ रहा है ऐसा हम लोगों ने देखा हुआ है। ठीक, आप कैलकुलेशन करके देख लो कितना आ रहा है। एक मिनट रुको, मैं देख ही लेता हूं, फिर आप लोगों को गलत कर दिया। हाँ 297 आ रहा है। ठीक, 257 नहीं 297 आ रहा है। ओके, अच्छा कंप्लीट नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ तो चला जाएगा। तो पॉइंट ये है कि आपको जब बैंक से इतना ही पैसा चाहिए जो आपको बॉन्ड दे पा रहा है, तो आपको 109 रुपए से ज्यादा जमा करना पड़ रहा है, जबकि आपको जो बॉन्ड कंपनी बेच रही है वो तो 100 रुपए में बेच रही है। तो आप एक जगह पर जब 109 रुपए से ज्यादा निवेश करोगे तब आपको इतना मिल रहा है, और एक जगह आप सिर्फ 100 रुपए जब निवेश करोगे तो आपको इतना मिल रहा है, तो कोई भी क्या करेगा, बॉन्ड खरीदने लगेगा। अच्छा, अब बॉन्ड खरीदना लोगों ने स्टार्ट किया, तो बॉन्ड खरीदते खरीदते लोग सोचेंगे यार ये तो 100 रुपए का है, ये 109 रुपए का है,
तो 100 की जगह 102 का मिलेगा तब भी हम खरीद लेंगे। ठीक, क्यों? क्योंकि कॉम्पिटिटिव एसेट मार्केट है। लोग सोचेंगे कि मुझे तो बॉन्ड खरीदने में अभी भी फायदा है, तो 102 रुपए में भी खरीद लेंगे। फिर कोई कहेगा यार 102 रुपए में खरीद रहे हैं, बैंक में तो 109 रुपए देना पड़ रहा है, 109 रुपए 29 पैसे से भी ज्यादा, तो इससे अच्छा है कि मुझे 104 में मिलेगा तब भी खरीद लूंगा। तो जब ऐसी कॉम्पिटिटिव बिडिंग होती चली जाएगी, क्या हो जाएगी? कॉम्पिटिटिव बिडिंग होती चली जाएगी, और इस तरह की अर्थव्यवस्था में कोई भी प्रॉफिट नहीं बचेगा। 108 रुपए का भी बॉन्ड मिल रहा होगा ना, तब भी कोई आकर के बोलेगा कि भैया मैं तो 109 में भी खरीद लूंगा, क्योंकि 29 पैसे तो अभी भी बच रहे हैं। फिर कोई बोलेगा नहीं 109 रुपए 28 पैसे में बेचोगे तब भी मैं खरीद लूंगा, क्योंकि मुझे 1 पैसे का तो फायदा हो रहा है। अब मेरे पास अगर 10 करोड़ रुपए है और मुझे हर एक, या मैंने 10 करोड़ बॉन्ड्स खरीद लिए और मुझे हर एक पर 1 पैसे का फायदा हो रहा है, तब भी साल भर में 10 लाख का एडिशनल फायदा है मुझे, तो मैं खरीद लूंगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि आपको जो बॉन्ड प्राइस है वो बढ़ करके हो जाएगा 109 रुपए 29 पैसे से भी थोड़ा सा ज्यादा, यानी कि जो बैंक दे रही है वहां तक आपका बॉन्ड प्राइस अपने आप ही पहुंच बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये चीज होगी। ये जो मैंने पूरी चीज समझाई है इसलिए हम लोग आगे यूज करेंगे। ठीक है, बात समझने में, कितना रुपया बचत बैंक खाते में रखा जाए कि उससे 1 वर्ष के अंत में 10 रुपए का और 2 वर्ष के अंत में 110 रुपए का सृजन हो सके। तो हम लोगों ने कैलकुलेशन करके निकाल लिया था। कितना अभिप्राय ये है कि आप अपने बचत बैंक खाते में यदि 109 रुपए और 29 पैसे 297 रुपए रखेंगे तो उससे उतना ही प्रतिफल प्राप्त होगा जितना कि बंद पत्र से। किंतु बंद पत्र का विक्रेता बंद पत्र के अंकित मूल्य 100 रुपए पर ही उसे बेचने को तैयार है। वो तो 100 रुपए में बेच रहा है, लेकिन आपको क्या समझ में आ रहा है? स्पष्टतः बचत बैंक खाते की अपेक्षा जो बंद पत्र है वो अधिक आकर्षक, यानी कि बैंक में पैसा रखना उतना बेनिफिशियल नहीं है जितना कि आप बॉन्ड खरीद लो। और लोगों में बंद पत्र यानी कि बॉन्ड को लेकर रखने की प्रवृत्ति आ जाएगी। लोग कहेंगे हमें बॉन्ड चाहिए, हमें बॉन्ड चाहिए। जब डिमांड इतनी ज्यादा हो जाएगी तो बॉन्ड प्राइसेस बढ़ते चले जाएंगे। क्या हो जाएगा? बॉन्ड प्राइस बढ़ते चले जाएगा। तो ये जो हम लोगों ने भी कैलकुलेशन की है, इसी को हम लोग इंक्लूड करते हुए आगे का जो डिस्कशन है कंटिन्यू करेंगे। कैसे बॉन्ड प्राइस से हम लोगों ने बैंक खाते की तुलना की, ये समझना इंपॉर्टेंट है। हमारे उदाहरण में बॉन्ड जो है वो ज्यादा कैसा है? इंटरेस्टिंग है, ज्यादा अच्छा रिटर्न दे रहा है। लेकिन क्योंकि अच्छा रिटर्न दे रहा है और हमारा मार्केट पूरा कैसा परफेक्ट कंपटीशन जैसा, परफेक्ट कंपटीशन हम लोगों ने आपको पढ़ा हुआ था माइक्रो इकोनॉमिक्स में, तो क्या हो जाएगा? अल्टीमेटली बॉन्ड प्राइसेस उसी तरह के हो जाएंगे जैसे कि आपको बैंक में ब्याज मिल रहा है। इसी चीज से हम लोग डिस्कशन आगे अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, बाकी हम लोग मिलते हैं। ठीक है, इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें।